हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने कुछ सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ ली थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। आज हम लोग आगे देखेंगे डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ कब करते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ हम करते हैं जब दो लिक्विड्स कैसे हों, मिसिबल हों, एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाएं, जैसे एसीटोन और वाटर। एसीटोन को आपने ऑब्जर्व किया भी होगा, नॉर्मली घर में जो नेल रिमूवर होता है, पेंट छुड़ाने वाला, नेल पेंट छुड़ाने वाला, अगर हम उसका ढक्कन हटा दें तो कुछ समय बाद वो खुद ही वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिसिबल होते हैं पूरी तरह से, उसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। पर उसमें क्या होता है कि एक डिफरेंस ये होता है कि वो जो दो एक दूसरे से मिक्स्ड कंपोनेंट्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है। अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा का डिफरेंस जब होता है तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि इसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया हुआ है जिसमें एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। तो जब हम इस मिक्सचर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर से कम होता है। तो एसीटोन की वेपर्स बनने लगती हैं, वेपर्स बन के ये उड़ने लगता है। और ये वेपर्स कहाँ आ जाती हैं, ये वेपर्स आ जाती हैं कंडेंसर में। ठीक है, ये कंडेंसर कैसा है, वाटर कंडेंसर है, जहाँ पर एक तरफ वाटर आउटलेट है और एक तरफ से ठंडा पानी अंदर दिया जा रहा है। तो चूंकि ये कंडेंसर है तो ये एसीटोन की वेपर्स को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, और कंडेंसर से जो नीचे हमारे बीकर रखा हुआ है उसमें हमको एसीटोन ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरह से ये सेपरेशन एसीटोन का हो जाता है, वाटर वहीं रह जाता है क्योंकि वाटर बाद में बॉईल होना शुरू होता है। ऊपर आपको थर्मामीटर भी लगा हुआ है इस फ्लास्क में, तो जब प्रैक्टिकल हम करते हैं तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लेते हैं। प्रैक्टिकली एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्जर्व किया गया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में आपने देखा कि कैसे हमने एसीटोन को दूसरे जो रिसीवर था उसमें हमने उसको कलेक्ट कर लिया लिक्विड फॉर्म में। अब आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसका होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे मिक्सचर्स का होगा जो या तो होमोजीनस तो होंगे ही, लेकिन उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे उसमें डिफरेंस कम होगा, है ना। जैसे डिस्टिलेशन के लिए थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस दोनों कंपोनेंट्स के बीच में ज़्यादा था, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें कम होता है। जैसे अगर आपको एयर में क्या क्या गैसेस प्रेजेंट हैं उनको सेपरेट करना है एयर से, तो फिर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। सेम एज जैसे पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम के कई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैसलीन, जो वैक्स हमको मिलता है, ये सारे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आएंगे। तो जब हमें इनका सेपरेशन करना होता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर काफ़ी बड़े बड़े फ्रैक्शनल कॉलम्स होते हैं, वो सेट कर दिए जाते हैं, जिसके थ्रू हम सारे उसमें पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हैं। देखिए, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के डायग्राम में ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल जैसा नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो वही डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर एक फ्रैक्शनलेटेड कॉलम लगा दिया जाता है। वो क्योंकि उसका नाम है, एक कंपोनेंट को पहले जाने देता है रिसीवर में, फिर दूसरा कंपोनेंट जाता है। चूँकि बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस कम है, इसलिए हम वो कॉलम का यूज़ कर लेते हैं, जिसमें बीच में ग्लास के बीड्स या सेपरेशन के लिए लगे हुए होते हैं बीड्स, जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के बीच में डिफरेंस या डिस्टेंस बनाए रखने के लिए। तो चलिए हम डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लेते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम कैसे करता है।
ये देखिए, एक ये कॉमन फिगर है, जैसा आपने डिस्टिलेशन में देखा था ठीक उसी तरह से ये आपका पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए फिगर है। मान लीजिए कोई मिक्सचर इसमें है जिसके हमें कंपोनेंट्स चाहिए हैं, तो उस मिक्सचर को हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क में लगाया रखा, ये आपका एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ग्लास बीड्स भरे हुए होते हैं जो आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस मिक्सचर में जिसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे डिस्टिलेशन में था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर्स यूजुअली पहले बनने लगेंगी, तो वो पहले इस कॉलम से होते हुए ऊपर जाएंगी। और क्योंकि दूसरा जो कंपोनेंट है उसके और पहले वाले कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस है, तो जल्दी ही दूसरे की भी वेपर्स बनने लगेंगी। तो क्या होता है, क्योंकि जो वेपर्स पहले बनी वो इधर पर एडजस्ट होती हैं, फिर धीरे धीरे दूसरी, तो पहले वाले कंपोनेंट की वेपर का प्रेशर प्लस ग्लास बीड्स का स्पेस दूसरे वाले कंपोनेंट को कूल डाउन कर देती हैं और वो ड्रॉपलेट्स वापस इसमें आ जाती हैं। तब तक पहले वाले कंपोनेंट की वेपर्स कंडेंसर से होते हुए हमको रिसीवर में मिल जाती हैं। ये रिसीवर जब इसमें हमें हमारा कंपोनेंट मिल जाता है तो हम इसको हटा के दूसरा रिसीवर लगा लेते हैं, तब तक दोबारा से वेपर बनती हैं और इस तरह से हमको दूसरा कंपोनेंट मिल जाता है एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ये रॉ डायग्राम बताया गया है जिसमें काम करता है। अब हम देखेंगे कि गैसेस, जैसे अगर हमें एयर से डिफरेंट गैसेस चाहिए तो हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे देखेंगे। तो देखिए, ये आपका एक फिगर बना हुआ है जिसमें जो पहला एरिया है जहां से एयर अंदर जा रही है, क्योंकि एयर को हमें कैसे लेना है, लिक्विडिफाई रूप में लेना है। तो जब ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब हम एयर को लिक्विडिफाई करते हैं तो उसके लिए हमको प्रेशर बढ़ाना होता है, मतलब कंप्रेस करना होता है, और टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है, टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। तो इस फिगर में आप देखिए, जब एयर अंदर जा रही है तो ये जिस चैम्बर में गई है वहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर को इंक्रीज किया गया है, एयर को प्रेशराइज किया गया है। फिर ये जो प्रेशर मिलने की वजह से और एयर कैसी हो गई है, गर्म हो गई है, और ये आई है, यही है एक तरह से फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम। तो यहाँ पर क्योंकि नीचे से कोल्ड वाटर दिया गया है, क्योंकि प्रेशर देने से टेम्परेचर गैस का बढ़ गया है, गैस यहाँ पर गर्म हो गई है, तो ये ठंडी होने के बाद क्या होगी, यहाँ से कंप्रेस्ड होकर कोल्ड फॉर्म में निकलेगी। चूंकि गैस कंप्रेस होती है तो वो कैसी होने लगती है, धीरे धीरे ठंडी होने की वजह से लिक्विडिफाई होने लगती है। तो ये जो आपका सेपरेटर लगा हुआ है, देखिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही ड्राई आइस के रूप में मिल गई, क्योंकि यहाँ पर आ जाने के बाद गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट जिस लेवल पे पहुंच जाते हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी हमको ऑब्टेन हो जाती है, लेकिन जैसे नाइट्रोजन है, ऑर्गन है या ऑक्सीजन है, वो हमको लेट ऑब्टेन होती हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। आर्गन का होता है -186, नाइट्रोजन का होता है -196। तो जैसा आप जानते हो, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जितनी वैल्यू माइनस में कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो हमको जो ऑक्सीजन गैस है वो लिक्विडिफाई फॉर्म में सबसे लेट मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आया कि एयर का कैसे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो इस तरह से आपका डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कवर हो गया है। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको ये याद रखना है कि अगर हम एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एयर को कंप्रेस करना जरूरी है, जिसके लिए हम कंप्रेस करने के लिए प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो लिक्विडिफाई हो जाती है, और फिर धीरे धीरे जो बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो हमको डिफरेंट लेवल पर मिल जाती है।
इसके अलावा एक प्रोसेस और है सेपरेशन की, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस होता है। जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है, अगर किसी आपको मिक्सचर मिला है, उस मिक्सचर में इम्प्योरिटीज भी हैं, तो उस केस में हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन आपको प्योरेस्ट फॉर्म में कोई सॉलिड आपको देने के लिए जो सबसे अच्छी मेथड होती है वो क्रिस्टलाइजेशन है। दूसरे इवेपोरेशन के मेथड में कई बार इम्प्योरिटीज जो होती हैं, अगर वो नॉन वॉलेटाइल हैं तो वो उसमें रह जाती हैं, बट क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर यू गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए अगर कॉपर सल्फेट का ही कोई सॉल्यूशन है एंड उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं सॉल्यूशन को, उसमें थोड़ा वाटर मिक्सचर मिक्स कर लेते हैं, उसको फिल्टर से हम लोग उसको छानते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज फिल्टर में आने वाली होती हैं वो उसमें आ जाती हैं। उसके बाद हम उसको गर्म करते हैं, तो अगर उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट रह जाता है तो वो उड़ जाता है। इसके बाद जो हमको रेसिड्यू मिलता है, जो ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद जो जैसा कॉपर सल्फेट मिलता है, उसको हम फिल्टर पेपर से उसको उसमें एब्जॉर्ब करा के उसमें ढक के लगभग 1 दिन के लिए रख देते हैं। तो जो उसमें मॉइस्चर होता है या छोटा मोटा जो इम्प्योरिटीज़ एब्जॉर्ब होने वाला होता है वो निकल जाती हैं और हमको 99% प्योर सब्सटेंस मिल जाता है। तो इस तरह से आपके तीनों मेथड्स कवर हो गए। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।